लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब तक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इनकी जो अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की जो स्थिति है आज भी खराब थी और पहले भी खराब है। हमने ये डाटा एक कैलकुलेट किया कि दलितों के जो शोषण होते हैं या उनके विरुद्ध भेदभाव होते हैं, उनके 630 मामले कब से कब तक दर्ज किए गए, 1981 से 97 तक। आगे चल के ऐसे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोगों ने 508 ऐसे मामलों के बारे में बताया। इसके अलावा कई बारी इनकी हिंसाएं भी हो जाती हैं, जिसके अंदर लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसमें लगभग 2343 लोग घायल हुए और 847 लोगों ने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके अलावा औसतन अगर हम देखें तो वार्षिक रूप से 12,000 लोगों को किसी न किसी रूप से इसके अंदर भेदभाव का सामना करना ही करना पड़ता है। जो भी संविधान निर्माता के दलील थे उनका कहना था कि हम दलितों की जो स्थिति है वो संरक्षणात्मक भेदभाव यानी आरक्षण के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। तो यही रहा आगे चल के उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए तथा राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव को भी बढ़ाने के लिए जो है दलितों के लिए क्या किया गया था, आगे चल के आरक्षण का उपबंध किया गया। आरक्षण के उपबंध दो तरीके से किए गए, एक निजी क्षेत्रों में, एक सार्वजनिक क्षेत्रों में। निजी प्रथाएं में प्रचलित है जो आस पड़ोस की चीज़ें थी उन समय की कार्य से संबंधित, और सार्वजनिक का मतलब है शिक्षा वगैरह के संस्थानों में, रोजगार में इन लोगों को आरक्षण दिया गया था। तो होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक अधिकार इनका ये भी ध्यान रखना है आपको कि 1991 में दलितों की साक्षरता दर 31 से 41 थी, जो कि राष्ट्र की औसतन कितनी थी, 52.21। ये बहुत ही कम थी। यानी अगर हम देखें 100 लोगों को तो इतने ही लोग दलितों के पढ़े लिखे होते थे। ये लोग ना स्कूल जाते थे, ना अच्छे इनके रोजगार होते थे, है ना इनकी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती थी। तो इस वजह से इनके लिए क्या किया, हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें आरक्षित कर दी गई। तो दलितों के अधिकार के अंदर तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। दो के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल दे दी है। इसके अलावा आप इनके दलितों के बारे में आप कह सकते हो वैश्वीकरण के बाद इनके अधिकार में कुछ परिवर्तन आया, भेदभाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। प्राइवेट कंपनी में हम जॉब लेने जाते हैं तो हमसे दलित, SC ST OBC कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन वहाँ पर हमें आरक्षण भी नहीं मिलता, ये भी एक कमी हुई है। तो ये दोनों पॉइंट भी उसके अंदर हम डाल सकते हैं। आदिवासियों के अधिकार, वैसे तो आप सभी के लिए जो वैश्वीकरण के प्रभाव थे, अगर वो वाली वीडियो भी देखी है आपने अच्छे तरीके से, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर दी थी। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे आदिवासियों के अधिकार। तो इंडिजीनियस लोग, ये आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, ऐसे लोग जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर रह रहे होते हैं और उन भूमि से इनका खास जुड़ाव हो जाता है और वो उन भूमि को त्यागने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, आदिवासी लोग कहते हैं, या फिर वो इंडिजीनियस पीपल कहलाते हैं। तो नाउ यहाँ पर आदिवासियों की अपनी खास भाषा होती है, खास पहचान होती है, खास रीति रिवाज होते हैं, खास इनके कानून होते हैं और इनके कल्याण के लिए बहुत सारे मंत्रालय विद्यमान है। इनके कल्याण के लिए मतलब कार्य करने के लिए, इनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए, इनके लिए साथ ही साथ इनके लिए जो कुछ अधिकार भी दिए गए। पहली बात तो जो ये पीपल्स होते हैं आदिवासी, अगर ये जंगल, पहाड़ों या जिन भी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए कुछ निश्चित स्थान घेर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है कि वो क्षेत्र इनका है। जैसे जंगलों के आसपास इनके लिए ज़्यादातर जंगल आरक्षण कर दिए जाते हैं कि इतने % भाग को या फिर इतने किलोमीटर तक भाग को ये यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपने रोजगार की जीविका को जो भी साधन चलाना चाहे वो चला सकते हैं। इसके बाद में अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति जैसे जैसे सुधरी, तो ठीक इसी तरीके लिए इनके लिए भी आगे चल के जो अनुसूचित जनजाति है उन सब के लिए, आदिवासी के जो लोग कहलाते हैं उसमें, उनके लिए 7.5% आरक्षण उनके लिए किया गया। इसके बाद में 1995 के एक आंकड़े के अनुसार जनवरी 1995 इसमें लोगों के पास में कितनी नौकरियां थी, 100 में से सिर्फ इतने लोगों के पास नौकरी थी। आगे चल के जनगणना का डाटा और आता गया और बढ़ता गया और आगे चल के इनकी स्थिति जो है आरक्षण के कारण धीरे धीरे सुधरनी स्टार्ट हो गई। तो आप सभी देख सकते हैं, लेकिन इनकी सांस्कृतिक विविधता जो है आज भी इनके पास में मौजूद है। तो इनके पास ज़्यादा अधिकार तो नहीं है, पर ये अधिकार देख सकते हैं। इनके वैवाहिक नियम, कायदे कानून जो होते हैं वो अपने पर्सनल होते हैं, उस हिसाब से ये उनको पालन करते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अनुसूचित 20 के अंदर जो है इन लोगों की शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्य करने की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 28 जो है वो भी इसी से संबंधित सिमिलरली आप लोगों के लिए ये है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। तो महिलाएं वाला कॉन्सेप्ट तो आप खुद कर लोगे, महिलाओं के बारे में बात नहीं करेंगे हम ज़्यादा, हम अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो अल्पसंख्यक की भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को विकास करने के लिए शैक्षिक संस्थाएं, शिक्षा
वगैरह, अपनी क्लासरूम वगैरह वो भी इस्टेब्लिश, स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो साक्ष्य पत्र संख्या 18 है उसमें कहा गया है कि जो संख्या में कम हो, जिनके पास में संसाधनों का अभाव हो, नस्लीय या धार्मिक विभिन्नता हो, तो उन सभी को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। 1980 के दशक में मंडल आयोग के द्वारा इनके लिए क्या किया गया था, आरक्षण के लिए इनके लिए भी व्यवस्था की गई। और जो धार्मिक बहुलता होती है, यानी जो धर्म की संख्या में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो बहुसंख्यक में आते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इनके अधिकार की बात करें तो इनकी भी शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, इनको दिया गया है। और साथ ही साथ 1992 में बम्बई कृष्ण आयोग ने इन लोगों के लिए क्या किया था, पोटा और टाडा ऐसी कई अल्पसंख्यक के लिए विरुद्ध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन की संरचना को खतरा माना था। यानी कई सारे ऐसे प्रबंध हो गए थे उस समय कई सारे ऐसे भेदभाव के कारण थे, जो कई क्षेत्रों में जब इनके लिए आरक्षण की बात हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी विरोध या संघर्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसके कुछ अधिकार ये भी आप लिखना चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो। गैर संगठित श्रमिक, यानी गैर संगठित श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जिनको पूरे वर्ष रोजगार जो है रोजाना नहीं मिलता, कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता, आज मिला तो आज मिला है, कल नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग सीमांत श्रमिक की तरह होते हैं और इनके पास में भी ज़्यादा अधिकार नहीं होते। ज़्यादा अधिकार ना होने का मतलब ये है कि भाई इनके पास में ना तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे अधिकार होते हैं, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल वेलफेयर सोसाइटी में अगर कोई मजदूर रहता है तो उसका ESI वगैरह सब कुछ करता है, तो गैर संगठित मजदूरों के पास में ये सेवाएं नहीं होती, या इनके पास में इतने इस चीज़ से संबंधित अधिकार होते हैं। और ये न्यायालयों के अंदर भी बहुत ही कम जा पाते हैं। क्यों जा पाते हैं कम? क्योंकि इनके पास में ना तो इतना पैसा होता है, ना ही इनके पास में इतनी जानकारी होती है, और पैसा और जानकारी दोनों ना होने के कारण ये वहाँ पर नहीं जा पाते। इसके अलावा श्रमिकों के शोषण ना हो इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं। इसे 1979 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम बनाया गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप लोगों से इससे रिलेटेड करता हुआ भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब थी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैंने सुबह आप लोगों के लिए 6 वीडियो जल्दी उठकर बना दी है। होपफुली आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। आप सभी से मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों के सामने कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट करके हमसे अपनी प्रॉब्लम को, क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए। हमारे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। और आप सभी के लिए कोई भी क्वेरी भेजना चाहो, आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर हमसे जुड़ना चाहो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।